हाय हेलो नमस्कार। वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज सिद्धार्थ। हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल के इस सेगमेंट में हम लोग अधिवासों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अधिवासों से पहले हम लोगों ने प्रवास पढ़ा। प्रवास से पहले हमने जनसंख्या पढ़ी है। जनसंख्या से पहले निश्चयवाद, निश्चयवाद, नव निश्चयवाद और संभववाद के विषय में चर्चा करी। और उससे पहले मानव भूगोल के विषय में एक सामान्य चर्चा करी। चर्चा के इस लंबे कालखंड में हमने मानव भूगोल के लगभग 70% से ज़्यादा बड़े सिलेबस को निपटा लिया है और आगे बहुत थोड़ा सा बाकी है। आगे भी हम लोग इसी प्रकार से जुड़कर मानव भूगोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निपटा लेंगे या कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर अधिवासों के वर्गीकरण की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर लास्ट में बैकग्राउंड दिया था आपको कि यहाँ हम लोग अधिवासों के वर्गीकरण को उनकी सघनता के आधार पर पढ़ेंगे कि कौन सा अधिवास अति सघन है या सघन है, और कौन से अधिवास अर्ध सघन है, और कौन से अधिवास प्रकीर्ण या छितराए हुए अधिवास हैं, डिस्पर्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं। बेसिकली अधिवासों के अनेक प्रकार हैं और अनेक प्रकारों से इन्हें वर्गीकृत भी किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग इसका वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर करें तो ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास इस प्रकार से किया जाता है। वहीं हम लोग जब इसके आकार के बारे में बात करें तो स्क्वायर टाइप जो होते सेटलमेंट्स होते हैं, ट्रायंगुलर टाइप जो सेटलमेंट्स होते हैं, लीनियर टाइप जो सेटलमेंट्स होते हैं, उनको भी हम लोग देख सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ जिन 3 प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे उनमें से पहला है सघन अधिवास या इन्हें कहते हैं केंद्रीय अधिवास। कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, एक ही जगह पर इकट्ठे हुए बहुत सारे अधिवास, बहुत सारे मकान जो दूर 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 छितराए हुए नहीं होकर के एक ही जगह पर सेंटर्ड है। फिर हम लोग बात करेंगे सेकंड अर्ध सघन अथवा अर्ध केंद्रीय अधिवास। मतलब ऐसे अधिवास जो बहुत ज़्यादा सघन नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, परंतु बिल्कुल छितराए हुए भी नहीं है और पास पास भी नहीं है, थोड़े बीच बीच में। उस प्रकार के अधिवास की बात करेंगे अर्ध सघन। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रकीर्ण अधिवासों की, जिन्हें छितराए हुए अधिवास भी कहते हैं, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट भी कहते हैं। जो कि एक मकान यहाँ है तो दूसरा से काफ़ी दूरी पे होगा, तीसरा और दूरी पे होगा और काफ़ी दूर 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 लोग रह रहे हैं, मतलब घनत्व बहुत कम होता है। ऐसे अधिवास को बोलेंगे हम लोग प्रकीर्ण अधिवास। तो सबसे पहले हम लोग जिन अधिवासों के विषय में चर्चा करेंगे उसे हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट और न्यूक्लियर सेटलमेंट कहते हैं या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं, और इसे हिंदी में कहेंगे केंद्रीय अधिवास या सघन अधिवास। सघन अथवा केंद्रीय जो है ये ग्रामीण अधिवास एग्रीकल्चर पर आधारित होते हैं। हालांकि आजकल तो सबसे ज़्यादा सघन अधिवास हमें शहरों में देखने को मिलेंगे, और शहरों के अंदर भी जो शहरों का जो CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, या यूँ कहें कि शहरों का जो केंद्रीय पार्ट है या केंद्रीय भाग है, वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा सघन अधिवास देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिकली जो फार्म है या फिर यूँ कहें कि जहाँ पे धार्मिक स्थल हो गए या कोई गांव का कोई एक सेंटर पॉइंट हो गया, उसके आसपास के जो अधिवास होंगे वो हमें बेसिकली सबसे ज़्यादा सघन अधिवासों के रूप में देखने को मिलते हैं। देखा जाता है कि अधिकांश जो सघन अधिवास हैं वो अत्यंत उपजाऊ कछारी मैदानों में पाए जाएंगे। जो मैदानी हिस्से हैं और जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हिस्से हैं उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है, जनसंख्या की आवक भी ज़्यादा होती है, और वो वहाँ पर उनके ज़्यादा से ज़्यादा बसने की प्रवृत्ति होती है। और इन उपजाऊ मैदानों में खेतीहर समुदाय स्थायी रूप से बसे हुए हैं। आज से लगभग अगर हम लोग 8,000 वर्ष पूर्व की बात करें तो मनुष्यों ने क्या किया था, पौधों को और पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। जब वो पौधों को पालतू बनाता है तो वो एक प्रकार से एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है। और इसी प्राचीन मानव ने, आदि मानव ने, इसने क्या किया कि धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत जो है स्टेबिलिटी प्राप्त करने की कोशिश की, स्थायित्व प्राप्त करने का प्रयास किया और प्रकृति के विरुद्ध युद्ध लड़ने का प्रयास किया। जैसे कि आप देखिएगा, जब ठंड पड़ती थी तो यही मानव एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चला जाया करता था और अपने आप को बचा लेता था। अब ये कह रहा है कि नहीं, मुझे प्रकृति के खिलाफ इस बारे में जंग है मेरी, कि नहीं, मुझे यहीं रहना है और ये मेरे खेत हैं और मैं इन्हीं के आसपास रहूँगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अधिवासों की स्थापना होती है और मानव अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाना शुरू कर देता है। देखिएगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है कि कृषि की आदिम तकनीक के साथ ही कृषक जो था
कृषक समुदाय को भौतिक कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए आपस में मिलकर काम करना पड़ता था। उदाहरण के लिए अपने आप को जंगली पशुओं और प्राय उनकी दया पर निर्भर नहीं रखने के लिए और खुद की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए इन्होंने सघन अधिवासों की रचना करी। अब देखिएगा, सघन अधिवासों को हम लोग इस तरह के पैटर्न्स में दिखा सकते हैं। ये देखिएगा, ये बिल्कुल पास 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 पास, ये अगर मकान होंगे तो बिल्कुल पास पास मकान होंगे जो आपको ऊपर से देखने पर एकदम ब्लैक ब्लैक या फिर एक ही प्रकार के रंग दिखेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल पास पास में है, उनके बीच में गैप आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि ये देखिए, शिवालिक की घाटियों में और वनों में तथा मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जंगली पशुओं और शत्रुओं से रक्षा के कारण सघन अधिवासों की रचना हुई। क्योंकि जब जब व्यक्ति समुदाय में रहता है या एक साथ भीड़ में रहता है तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करता है। सिंधु गंगा का मैदान, होंग हो, नील घाटी आदि के उपजाऊ कछारी मैदानों से पूर्व यहाँ पर भी हमें सघन अधिवासों के लक्षण देखे गए हैं या यूँ कहें कि पाए गए हैं। और बेसिकली ये विश्व के कुछ सबसे अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। मतलब जिन मैंने अभी आपको नदी घाटियों के नाम लिए हैं, जैसे हुआंग हो गया, यांगटी सीकियांग हो गया, नील नदी की घाटी हो गई, ये वो क्षेत्र हैं। सिंधु गंगा का मैदान हो गया, ये जो प्राचीन काल से ही सघन अधिवासों के रूप में चिन्हित किए जाते रहे हैं। वहीं अब आप देखिएगा कि गाँव में अधिवासों के अन्य कई सारे लक्षणों में यहाँ पर देखिएगा बाजार हैं, दुकान हैं, और ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जो अधिवासों की सघनता और यूँ कहें कि सघनता और कम सघनता या फिर छितरापन या प्रकीर्णन को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कृषि के अलावा भी अनेक ऐसे कार्य हैं, जैसे आखेटक हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इन सब में भी सघन अधिवास पाए जाते हैं। आखेटक और मत्स्य पालन जो है, अमेरिकन जो रेड इंडियन लोग हैं, जो वहाँ के जो मूल लोग हैं, वहाँ के गाँवों के अंदर इस प्रकार की हमें चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि मछली पकड़ने वाली जो नौकाएं हैं, उनको बनाने का काम, उनको रख रखाव करने का काम, उनकी संचालन करने का काम, इन सभी कामों में अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है। सघनता की अधिक आवश्यकता होती है और अधिवासों की सघनता परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलती है। जब हम लोग ब्रह्मपुत्र और हुगली नदियों के सहारे अनेक बड़े गाँव की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है ये व्यवसाय, मछली पकड़ने का व्यवसाय, और इस प्रकार के कारण यहाँ पर भी बस्तियाँ हमें अधिकाधिक सघन देखने को मिलती है। जब आप भारत की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि भारत के अंदर जो सघन अधिवास है वो आपको प्राचीन काल से ही नदी घाटी और यूँ कहें कि नदी द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मृदा है उसके मैदानी क्षेत्रों में पाया जाएगा। ताकि जैसे कि आप देखें, सिंधु गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, जैसे बांग्लादेश के अंदर है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सघन अधिवास पाए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर भी देखिए, जबकि वो चक्रवात प्रभावित जोन में है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सघन अधिवास हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि अधिवासों की जो सघनता है वो मनुष्य के सुरक्षा को लेकर के, या यूँ कहें कि सुरक्षा को लेकर के और उसको मिलने वाली सुविधाओं को लेकर, कि वो कहाँ पर वो सेटलमेंट बना रहा है, कि जहाँ पर उसे मैदानी क्षेत्र मिलता है, जहाँ पर उसे उपजाऊ ज़मीन मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर प्रभावित करती है। एक और नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे आप कहते हैं सघन कृषि। नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट तो पुराना है, शायद आपने नया सुना होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अधिवासों का ये इतिहास प्रदर्शित करता है कि जो कृषक समुदाय है, इसमें क्या होता है, जनसंख्या की वृद्धि और भोजन की अधिक मांग के परिणाम स्वरूप सघन कृषि का विकास होता रहता है। मतलब कम से कम स्थान पर अधिक से अधिक लोगों को समायोजित करने के लिए ग्रामीण अधिवास अधिक सघन होते जाते हैं, और एग्रीकल्चर को भी उसी प्रकार से किया जाता है कि कम से कम क्षेत्रों में अधिक से अधिक उपज ले लें, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाए। क्लियर बात है। वहीं जब हम लोग देखते हैं कि और कई सारे कारण बनते हैं अधिवासों के, तो आप देखिएगा कि जब हम लोग नागालैंड की बात करते हैं कि वहाँ की पहाड़ियों पर भी जो लोग हैं वो उनके अपोजिट में जो नरमुंड का शिकार करते हैं, जो इंसानों का शिकार करते हैं, उन लोगों से बचने के लिए भी सघन अधिवासों का निर्माण करते हैं। और फिर वो 1 बाय 1 जो प्रत्येक घर की बारी आती है, फिर वो चौकीदारी करते हैं, और इस प्रकार के वहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक प्रकार है और ये एक कारण है सघन अधिवासों का, कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा कारण रहा है हमेशा। फिर अगर हम लोग बात करें कि
यद्यपि महाद्वीपों के अंदर घाटियों में, नदी घाटियों में, प्लेन मैदानों के अंदर सघन एग्रीकल्चर, ये यूँ कहें कि डेंस्ड एग्रीकल्चर, सघन कृषि की जाती है और वहाँ पर उसी प्रकार के ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। परंतु उत्तरी पूर्वी भारत में, जहाँ पर नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, या पूर्वी चीन की बात करें, और कई कई जगह तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी आपको सघन अधिवासों के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको अभी नाम लिया मरुस्थलीय क्षेत्र का, आप ये देखिए सीरिया की स्थिति है, और ये एक फ़ोटो है सघन अधिवास का। सघन अधिवास को आई होप आप इस फ़ोटो से बहुत अच्छे से पहचान लेंगे कि जितने भी मकान हैं वो बिल्कुल आसपास है, सटे सटे मकान हैं। और ये है एकल परिवार। एकल परिवार के अंदर एक ही परिवार के जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मकान बना करके और एक साथ रहते हैं। ये है एकल परिवार की व्यवस्था। फिर हम लोग बात करेंगे सेकंड अर्ध सघन अधिवास की, या यूँ कहते हैं कि अर्ध केंद्रीय अधिवास। इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। जितने भी अधिवास जो सघन प्रकार के थे, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे छितरा छितरा कर रहते हैं, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नवीन प्रौद्योगिकी आती है, वैसे वैसे जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वो लोग दूर दूर होकर के बसना शुरू करते हैं, और अधिवासों का जो पैटर्न होता है वो सघन से छितरायापन पे चले जाता है। जैसे कि हमने भी पिछले वाले फोटो में देखा था कि हमने वहाँ देखा था कि ऐसे बहुत सारे मकान आपस में एक साथ इकट्ठे होकर के और इस प्रकार से सघन अधिवास बना रहे थे। लेकिन उसी के अपोजिट आप यहाँ देखिए, यहाँ छितराए हुए आदिवासी है, एक मकान है, ये 2 मकान है या 3 मकान है, परंतु इतने भी दूर दूर नहीं है कि हम इसे प्रकीर्ण अधिवासों की श्रेणी में रख सकें। बेसिकली जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती गई और उससे गाँव का विस्तार होता गया, और गाँव के विस्तार के साथ साथ लोग दूर दूर स्थापित होने लगे। बेसिकली कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि इसका कौन सा आकार होता है, कौन सा प्रकार होता है, तो बेसिकली इनमें आकृति का अभाव रहता है, कोई पर्टिकुलर इसमें आकृति नहीं पाई जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं प्रकीर्ण अधिवास की या छितरे हुए अधिवासों की। तो बेसिकली इस प्रकार के जो अधिवास है वो विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, अनउपजाऊ जो जहाँ पर एग्रीकल्चर होती है, अनउपजाऊ भूमि है, उन क्षेत्रों में प्रकीर्ण अधिवास हमें देखने को मिलते हैं। प्रकीर्ण अधिवास का मतलब होता है ऐसे अधिवास जिनमें एक मकान और दूसरे मकान के बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा है, या एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी रहती है, वो बेसिकली प्रकीर्ण अधिवास कहलाते हैं, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी कम होता है। और ऐसे क्षेत्रों के अंदर बेसिकली देखा गया है कि जलवायु प्रायः कठोर होती है, उस कारण भी अधिवास प्रकीर्ण होते हैं। एक बात और है कि ये कहा जा सकता है कि जितने भी प्रकीर्ण अधिवास हैं, मतलब छितराए हुए अधिवास हैं, ये बहुत ज़्यादा आधुनिक टाइम आने के बाद ही इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है। वरना प्राचीन काल में तो सघन अधिवास और अर्ध सघन अधिवास हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जब हम लोग तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं, किर्गिस्तान की बात करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो घास के मैदान में पाए जाने वाले प्रकीर्ण अधिवास हैं, वो सभी के सभी प्रकीर्ण अधिवास 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बाद में अस्तित्व में आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बात करें तो यहाँ के जो प्रेरीज के मैदान हैं, अर्जेंटीना के पंपास के मैदान हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्स के मैदान हैं, ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग डाउन्स के मैदान हैं, ये सभी के सभी अधिवास प्रकीर्ण अधिवास के अंतर्गत आते हैं, जो कि पिछले 200 वर्षों में ही ये जो क्षेत्र है ये विकसित हुए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और भारत के उत्तरी पूर्वी वन क्षेत्रों के अंदर, शिवालिक में, जम्मू कश्मीर के अंदर, और भारत के मध्य भारत के अंदर भी ऐसे क्षेत्र जो प्रायः वन भूमि के क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको प्रकीर्ण अधिवासों के उदाहरण देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि इस प्रकार के अधिवास कम आबादी जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मध्य ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उत्तरी कनाडा हो गया, यूएसए का जो पश्चिमी हिस्सा है वो हो गया, ऐसे क्षेत्रों के अंदर ये लोग इस प्रकार के लोग अधिवास बनाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो इसका डायग्राम किस तरह का होगा, तो इन्होंने बाड़मेर का एक डायग्राम लिया है। बाड़मेर एक प्रकार का मरुस्थलीय क्षेत्र है, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के अंदर है। अब आप देखिएगा यहाँ पर एक एक मकान के बीच में दूरी है। पहले जब हमने देखे थे तो 2-3 मकान एक साथ थे, उससे पहले 10-10, 20-20 मकान एक साथ थे, लेकिन अब यहाँ पर मकान और मकान के बीच में काफ़ी दूरी है और काफ़ी गैप है। इस प्रकार का एग्जाम्पल हमें प्रकीर्ण अधिवासों का एग्जाम्पल शो करता है। तो बेसिकली ये एक सामान्य परिचर्चा थी सघन अधिवासों की, प्रकीर्ण अधिवासों की,
और अर्धप्रकीर्ण या अर्धसघन अधिवासों के विषय में। अधिवासों के विषय में चर्चा 1 और 2 वीडियो में और होगी, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली इसके पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे और बेसिकली अधिवास वाला टॉपिक को हम लोग निपटा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग जनजातीय क्षेत्रों की तरफ चलेंगे। मिलते हैं और आप लोग इसी प्रकार से बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।